लिखने के लिए। तो एक्चुअली हम केवल ये देख रहे थे कि कौन व्यक्ति कैसा लिख रहे हैं, सिर्फ इसी के लिए था। आज जो है प्रॉपर ये था कि जो आंसर राइटिंग होता है अगर क्लिनिकल असेसमेंट के बारे में, हम लोग सब्जेक्टिव आंसर रखते हैं या इसी को ऑब्जेक्टिव के वे में। मान लीजिए कि क्वेश्चन आता क्लिनिकल असेसमेंट का कि क्या क्या होता है क्लिनिकल असेसमेंट, तो इसको हम लोग सब्जेक्टिव तरीके में लिखते हैं। लेकिन चूंकि यूजीसी नेट में या गेट के एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि सब्जेक्टिव रहता है, पर सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में दिया होता है। तो हम लोग को मेन चीज समझना है सारा पॉइंट वाइज। ठीक है, तो क्या क्या चीज है क्लिनिकल असेसमेंट में। सबसे पहले जहाँ से हम लोग डेफिनेशन शुरू करते हैं, तो हम लोग क्लिनिकल असेसमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला स्लाइड डेफिनेशन का रख सकते हैं कि क्लिनिकल असेसमेंट क्या है या फिर नैदानिक मूल्यांकन जिसको कहते हैं वो क्या है। इस स्लाइड में आपका पूरा का पूरा डिफिनेशन दिया हुआ है। तो पहला जो पैराग्राफ लिखेंगे जिससे आप ओपन करेंगे आंसर को, तो वो यहाँ से ये होगा कि क्लिनिकल असेसमेंट एक संगठित प्रक्रिया है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। क्योंकि साइंस में हर एक प्रोसेस क्या होता है, सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। तो सिस्टमैटिक वर्ड क्या अपने आप ही लग जाएगा यहाँ पे। दूसरी चीज क्या है कि मूल्यांकन, कोई आना चाह रहा है क्लास में, ठीक है। दूसरी चीज है मूल्यांकन। तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मूल्यांकन करते हैं साइकोलॉजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल स्टेट का। जैसे एक व्यक्ति का हमको मूल्यांकन करना है, तो किस किस एक्सेस पे मूल्यांकन करेंगे। ये तीन एक्सेस है मूल्यांकन के। साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक रूप से हम लोग मूल्यांकन करेंगे, भावनात्मक रूप से करेंगे कि भावनात्मक स्तर उसका कैसा है, एम्पैथी कैसी है, भावनाओं को फील करने की क्षमता कैसी है। और तीसरा बिहेवियर। बिहेवियरल का दो अर्थ होता है हम लोग के साइकोलॉजी में। एक तो बिहेवियरल जहाँ पे यूज होगा या व्यवहारात्मक जहाँ पे यूज होगा, वहां पे सीधा सीधा मतलब हुआ कंडीशनिंग से। क्लासिकल कंडीशनिंग हम लोगों ने पढ़ा और हम लोगों ने ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ा है। तो आप लोग के डॉग्स वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में कितने लोग सुने आप लोगों में, तो कितने लोग परिचित हैं, वो यहाँ पे हैंड रेज कर दीजिए क्लास में अगर बोल नहीं सकते हैं तो। वाटसन के चूहे से कितने लोग परिचित हैं, उगला वाला चूहा वाटसन का, लिटिल एल्बर्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट था, बड़ा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में। तो इस तरीके से चलिए हम लोग क्या है कि इन सभी चीजों से एक स्पष्ट सा मतलब समझ में आता है कि हमारे डोमेन में बिहेवियरल का मतलब है जो बिहेवियरिज्म से जुड़ा है, यानी जो व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है। तो इसी कारण से हमारे डोमेन में बिहेवियरल या व्यवहारात्मक शब्द का मतलब आम मतलब से काफी अलग होता है हमारे मनोविज्ञान में, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे वो बिहेवियरल वर्ड दिखा तो थोड़ा सतर्क हो जाते हैं और देखते हैं कि उसका किस परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किया गया है। क्या उसका सामान्य परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किया गया है, जैसे व्यवहार से रिलेटेड एक शब्द हुआ बिहेवियरल में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, बिहेवियर रिलेटेड वर्ड यूज करेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे व्यवहारात्मक नाम होगा, इसका मतलब समझिए कि वहाँ लर्निंग और कंडीशनिंग से रिस्पॉन्ड मतलब बात हो रही है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाले मॉडल्स की बात हो रही है। अब इमोशनल वे में जैसे मान लीजिए कि हम मूल्यांकन करने बैठे हैं किसी पेशेंट का, इसको रियल लाइफ केस की तरह कर लेंगे, तो जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आंसर बहुत सहज हो जाएगा लिखना। इसको रटना नहीं है कि ये पॉइंट है, इसको रियल लाइफ केस में देखिए कि आपके सामने, आप ऐसे 1 मिनट करके आंख बंद करके विजुअलाइज करें कि आपके सामने एक क्लाइंट बैठा है और उस क्लाइंट की का आप असेसमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे, जो आपके पास तरीका होगा, इंटरव्यू मेथड लगाएंगे या फिर सुनेंगे उसकी बात को। तो सबसे पहले तो रैपिड बिल्डिंग होता है, ये सब चीज असेसमेंट के अंदर ही आती है। रैपिड बिल्ड करेंगे आप, मतलब उसको थोड़ा कंफर्टेबल करेंगे कि वो आपसे बात करने में कंफर्टेबल हो जाए। ये बीच बीच में संबंध क्लास आता रहता है, तो रैपिड बिल्डिंग की हम लोग
यहाँ पे बात करते हैं, ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। जब आप डिटेल में इसको लॉन्ग आंसर के रूप में बताएंगे तो एक एक स्टेप को क्या खोल के बताएंगे। सबसे पहले जो है स्टेप क्या होता है कि ये रिपोर्ट बिल्डिंग होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं साइकोलॉजिकल चीजों में। उसके बाद इमोशनल देखते हैं कि सामने जो क्लाइंट है उसकी भावनात्मक स्थिति क्या है, क्या इमोशनली वो डिस्टर्ब लग रहा है या फिर इमोशनली वो काम है, मतलब मैनेजेबल है, या बहुत ज्यादा हाइपर है या बहुत ज्यादा लो है। लो का मतलब एकदम सैड मूड के साइड है, वो इधर को लो कहते हैं ना। हाइपर मूड का मतलब है बहुत ज्यादा एक्टिव, हाइपर एनर्जेटिक, एकदम इतना ज्यादा कि वही उसके मार्ग की बाधा बन रही है। उसको वही फील हो रहा है कि बहुत ये चीज है। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, कई बार उस हाइपर एनर्जी के स्टेट में बढ़िया भी फील होता है। एक बैलेंस से ऊपर और नीचे का स्टेट। तीसरी चीज बिहेवियर। तो हम लोग क्या करते हैं कि मूल रूप से उसका मूल्यांकन करते हैं उसके इन तीनों स्टेट्स का, कि उसका साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है, उसका इमोशनल स्टेट क्या है, उसका बिहेवियरल स्टेट क्या है। तो जब आंसर पे लिखा जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले लिखा जाएगा डिफिनीशन, ठीक है। डिफिनीशन का भी एक पार्ट होगा, उसमें ये चीज है। अब देखिए कि असेसमेंट क्यों किया जाता है, क्यों करते हैं असेसमेंट। इसलिए करते हैं क्योंकि हमें डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करना है ना, कि जो डिसऑर्डर्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनको पहचानना है। पहचानने के बाद क्या करना है, ऐसे समझ पहचान लिए कि अच्छा ऐसा है, व्यक्ति को ऊंचाई से डर लग रहा है, ठीक है, या व्यक्ति को ओपन स्पेसेस से डर लग रहा है, या व्यक्ति को मकड़े से डर लग रहा है। तो ये क्या है, विभिन्न प्रकार के फोबिया। तो सबसे पहले जो है डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उसके सिम्टम्स को समझेंगे कि अब क्या क्या हो रहा है, इसके अंतर्गत क्या क्या हो रहा है, क्या और भी कोई कारण है। अब इसमें ना आपका दिमाग काम करेगा। साइकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग दृष्टिकोणों को पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, सबका दृष्टिकोण समझते हैं। क्यों समझते हैं, क्योंकि सिर्फ एक दृष्टिकोण से समस्या को सॉल्व नहीं किया जा सकता है ना। हो सकता है कि जो समस्या हो वो बिहेवियरल इशू हो। बिहेवियरल इशू का मतलब बिहेवियर का इशू नहीं। जब आम आम आदमी मनोविज्ञान में शब्द को पढ़ता है बिहेवियरल इशू, तो उसको लगता है कि नहीं, बिहेवियर से रिलेटेड, उसके व्यवहार से रिलेटेड, गुड मैनर्स बैड मैनर्स वाली बात समझता है। तो वो लोग समझते हैं बिहेवियरल इशू का ये अर्थ। हम लोगों को नहीं समझना है, हम लोगों को समझना है बिहेवियरल इशू का अर्थ है कि जहाँ पे भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात है, जहाँ पे भी लर्निंग की बात है, जहाँ पे भी कंडीशनिंग की बात है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा बिहेवियर, कुछ फॉल्टी लर्निंग हो गया उसका। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि कोई आदमी है, उसको पैर हिलाने का आदत है, ठीक है। तो पैर हिलाने का आदत है, तो पैर हिलाने की आदत से उसको क्या मिलता है, कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता होगा उसके कारण, जो उसको बढ़िया फील कराता होगा बॉडी में, तो उसको पैर हिलाने का आदत लग गया। ओवर द टाइम ये क्या हुआ, स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिपीट हुआ, फिर स्टिमुलस मिला, उसको लगा कि पैर हिलाना चाहिए, फिर हिलाया, फिर मगन हो गया पैर हिलाते हिलाते। आमतौर पर आदमी को देखिएगा मगन होने के लिए पैर हिलाता है, ठीक है। तो जब आप लो एनर्जी स्टेट में होते हैं तो किसी भी तरह का वाइब्रेशन है, ये चीज जो है ना आपके बॉडी को अच्छा लगने लगता है, तो फिर लगता है ये मगन हो रहे हैं इससे। तो दीज काइंड ऑफ चीज जो है, तो हमने क्या देखा कि एक सिचुएशन था, एक स्टिमुलस था, उसको उसका सर्टेन रिस्पॉन्स आया, और इसका जो रिस्पॉन्स है वो काफी आंतरिक रिस्पॉन्स है ना, कि हम लोग के नर्वस सिस्टम को या बॉडी को या वैसा कुछ कुछ तो अच्छा लगता होगा, बाकी लोगों को पैर जाने की आदत लग जाती है। या चुगली करना तो मान लीजिए आप न्यूरोलॉजिकल चीज से हटा करके इधर देखिए, बिहेवियर के चीज से देखिए, तो वो आपको मिलेगा कि व्यक्ति को क्या होता है। आमतौर पे आप देखेंगे कि सर्टेन समय के बाद जो है पूरी स्त्रियों को चुगली करने में बड़ा मजा आने लगता है, कुछ को तो कम से कम उम्र में लगने लगता है। तो अपने आसपास देखें हैं कि डेली डेली क्या होता है ना, कि निंदा करने की आदत लग जाती है। बात करें ना, लोग इसको नाम दे देते हैं, आप हाथ उठा रहे हैं, आपको भी आदत है क्या, ऐसा मतलब मजा आता है क्या। आवाज आ जैसे क्यों आ रहा है? हेलो, बोले आवाज नहीं आ रहा। बाकी लोगों को आ रही है क्या आवाज में ठीक से। नहीं थोड़ा सा क्लियर आवाज। कुछ शिकायतें करने में, गॉसिप करने में, चुगली करने में मजा आ रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है, ओवर द टाइम व्यक्ति का दिमाग ऐसा होता जा रहा है कि उसको आसपास की चीजों में, आमतौर पर जब हम लोग भारतीय परिवारों की बात करते हैं, वैसे तो पब्लिक में बहुत सारी बातें हम लोग नहीं बोलते हैं, मतलब ध्यान रखते हैं कि नहीं क्या मैसेज आएगा, बट चूंकि हम लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट और टीचर्स सब या समझिए सीखने सिखाने वाले हैं सब लोग,
तो ऐसे केसेस में हम लोग क्लियर कट बात करेंगे सारे बिहेवियर का जो जैसा है, बिना किसी लाग लपेट के, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही वही है। तो अब यहाँ पे जैसे हम लोग कई बार देखते हैं फैमिलीज में, नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवारों में अपने आसपास, कि क्या देखने के लिए मिलता है, क्या आप देखेंगे कि जो विषय होगा चर्चा का वो आमतौर पर इर्द गिर्द केंद्रित होगा इन्हीं चीजों के। किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया, वैसा कैसे कर दिया, किसी ने अपने जीवन में ये कर दिया, उसने अपने जीवन में वो कर दिया, इतना अच्छा आदमी, इतना बुरा आदमी। सोचिए कि पहली बार ये कब शुरू हुआ होगा। अगर हम लोग भी उसके एग्जाम्पल है, हम लोग से भी कई बार ऐसे निकलता है। अगर आप माइंडफुल में अलर्ट रहेंगे तो फिर आपको पता होगा कि आदमी ज्यादा शिकायत कर रहा है अगर मेरे पास, तो हमको वो खड़काना है, भाई यहाँ पे आके अपना कचरा मत फैलाओ, ठीक है। तो मन मंदिर वाला कंसेप्ट है कि भाई मंदिर में ऐसे चप्पल खोल के आता है आदमी, बिना नहा के आता है, तो वैसे भी हमसे इंटरेक्ट कीजिए, तो वो सब चीज हटा के कीजिए, अदरवाइज हम मिलने वाले, फिर अगली बार आपका भी मेरे साइड से फोन कॉल या हेलो नहीं सुनेंगे अदरवाइज। तो लेकिन हर व्यक्ति के अंदर उस व्यक्ति को पता नहीं है, तो वो वापस जाके अपने बिहेवियर में झांके, पता इससे क्या हो रहा है, इससे आप अपने जीवन में अननेसेसरी टेंशन को ला रहे हैं। फिर ये धीरे धीरे क्या होंगे, जैसे धीरे धीरे वो रिइंफोर्स्ड होंगे, तो उसके बाद वो मेंटल हेल्थ को खराब करने का कारण बनेंगे, या तो आपके मेंटल हेल्थ को खराब करेंगे या तो अगले के मेंटल हेल्थ को खराब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बिहेवियर को हम लोग देखते हैं जो हमें बिल्कुल नॉर्मल लाइफ से भी रिलेट करता है, कि जब शादी वादी होती है, दो परिवार मिलते हैं, तो अब लड़का है लड़की है, ठीक है, अब अपना फैमिली है, दोनों मिलकर अपना डिसीजन लेके जीवन में क्या करना है, कैसे फाइनेंसेस चलाने हैं, प्रॉपर्टी कैसे मैनेज करनी है, बाहर के जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ कैसा संबंध रखना है, अपना फॉरेन पॉलिसी, होम पॉलिसी, इकोनॉमी, एजुकेशन पॉलिसी, सब कुछ बेटर है कि वो दोनों डिसाइड करे। बट दोनों और के जो इन लॉज होते हैं वो ऐसा करने देते हैं, है ना। अगर मुझे हर चीज का जो रिपोर्ट चाहिए और हर चीज में टांग बढ़ाना है, अरे भाई अगर तुमको ऐसा ही करना था तो तुमने शादी क्यों कराई। इस उम्र का व्यक्ति हो गया, अब वो निर्णय लेने में सक्षम है, अपने जीवन को अपनी दिशा देना चाहे, तो आप क्या कर रहे हो, ये मतलब कोई इंटरफेरेंस कर रहे हो। अब इससे क्या होता है कि जो एक आपका पार्टनर है उसको लग रहा है कि उसकी लाइफ को रिमोट कंट्रोल किया जा रहा है कहीं से, लड़कों को लग रहा है कि उसके ससुराल से उसकी लाइफ को रिमोट कंट्रोल किया जा रहा है वाइफ के थ्रू। अब वाइफ को लग रहा है कि लड़के की इन-लॉज जो है उसको डोमिनेट कर रहे हैं और उनका कुछ बोल नहीं रहा। चीजें क्या हो जाती है, धीरे 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 सरकते सरकते इस तरीके का होने लगता है कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज जो है बहुत ज्यादा बनने लगते हैं। अब मेंटल हेल्थ इश्यूज की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जो कि साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हम लोग समझते हैं कि मेंटल हेल्थ का मतलब है जैसे लेकर के कैंसर तक, वैसे मेंटल हेल्थ का मतलब है स्ट्रेस एंजाइटी से लेकर स्किज़ोफ्रेनिया तक। जैसे बुखार होना, सर्दी होना भी आम बात नहीं है, मतलब ये भी एक ऐसा कंडीशन है जो आपको ठीक करना चाहिए, वैसे एंजाइटी और स्ट्रेस भी ऐसा कंडीशन है। लॉन्ग टाइम तक जब हम लोग उसमें रहते हैं तो क्या होता है, हम लोग के मेंटल हेल्थ का जो प्लेटो है वो खराब होता है और वो धीरे धीरे डिसऑर्डर से डिजीज में बदलता जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिसऑर्डर को पहचानेंगे ना, डिजीज बनने से पहले ही पहचानेंगे। और क्या पता कि जब हम लोग सिम्टम को समझने लगे तो पता चला कि ये तो बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, अब ये डिजीज बन चुका है। सोचिए कि कोई चीज डिजीज का बनता होगा, कोई बिहेवियर हम लोग के माइंड में कैसे हम लोग का रिफ्लेक्स एक्शन बन जाता है, कोई एक बिहेवियर, एक सामान्य सा व्यवहार है, कैसे हमारी प्रकृति में समा जाता है, कैसे समाता है, कंडीशनिंग के थ्रू। जैसे हम एक नए व्यवहार को कर रहे हैं आज, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक बजाना, हमने गिटार खरीद कर लाया, पहली बार गिटार को पकड़ा और उसका तार कसने के लिए सीखा, दूसरे दिन हमने उसमें हल्का सा स्ट्रम किया उसके स्ट्रिंग्स को। तो हमने क्या किया, अपने आप को नई चीजों को सिखाया। अब डेली डेली हम क्या करेंगे, उसी स्टिमुलस को रिपीट करेंगे, जिससे हमको रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, हमको प्लेजर मिलेगा, हमको अच्छा लगता है करके। धीरे 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 वो सीख जाएंगे। 4-5 साल तक अगर डेली ऐसा करेंगे तो हम इतना बेहतरीन गिटार बजाने लगेंगे कि जहाँ भी बजाएंगे तो लोग खुश होकर वाह वाह करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या हो गया कि जब देखिए किसी भी बिहेवियर को हम लोग फ्रीक्वेंसी रिपीट करते हैं, बार बार फ्रिक्वेंटली करते हैं, तो ये धीरे धीरे हमारे अंदर जो है ना हम लोग रास्ता बस आता है। और कोई भी फॉल्टी बिहेवियर जितना ज्यादा रचेगा बसेगा, हम लोगों में क्या होगा, उतना ही दिक्कत होगा उसको छुड़ाने में। और सिंपल सी बात है, कोई चीज छुड़ाना है या कोई चीज की अलग छोड़नी है, उसकी फ्रीक्वेंसी वो कम करते रहिए धीरे 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 धीरे, या फिर उसका जो पॉजिटिव आउटकम है उसको आप रिलेट कर दीजिए किसी नेगेटिव पनिशमेंट से, कि जब भी वो बिहेवियर है उसके साथ एक नेगेटिव बिहेवियर होने लगे। जैसे बच्चा गाली दे रहा है तो दूर से दिए हम पाक से गाल में,
तो क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वैलिडेशन ऑप्शन जब जब ये तब पड़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी दोनों धीरे 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 क्या घट जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक नजरिया है, हम लोगों ने किस नजरिए की बात की, हम लोगों ने बात की बिहेवियरिज्म के नजरिए की। अब फ्राइड महोदय का अलग नजरिया है ना, ये महोदय का अलग नजरिया है। तो हम लोग विभिन्न नजरिए से चीजों को देख करके आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे समस्या है और किस तरीके से उसका समाधान करना है। तो जब क्लिनिकल असेसमेंट हम लोग डिफाइन कर रहे होंगे अच्छे से, तो हम लोग बताएं कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो क्लाइंट के साइकोलॉजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, इन सारे एस्पेक्ट्स का मूल्यांकन करती है विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग करके या विभिन्न उपागमों का उपयोग करके, है ना। तो उसके बाद दिया गया अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे हाईलाइट करके कि क्यों वाई क्लिनिकल असेसमेंट। आप ऊपर में हेडिंग दे दीजिए, सब हेडिंग दे दीजिए हेडिंग में आंसर के अंदर कि वाई क्लिनिकल असेसमेंट, क्लिनिकल असेसमेंट क्यों किया जाता है। इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये तीन चीजें हमने दिया है, ठीक है। उसके अलावा आप जो डिफिनेशन के बाद जब आंसर राइट करेंगे तो आते हैं हम लोग पर्पस पे, ठीक है। पर्पस पे हम लोग आते हैं कि पर्पस में सबसे पहला पर्पस क्या है कि क्यों कर रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल है ना कि डायग्नोसिस पहला पर्पस है हम लोग का, पता लगाना जिसको कहते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस यानी बीमारी का पता लगाना और रोग का पता लगाना, व्याधि का पता लगाना। दूसरी चीज क्या है, देखिए सारा कुछ जो है ना आप रियल टाइम में, अगर आप पढ़ के भी नहीं जाएंगे रियल टाइम में, आप 1 मिनट को अपने आप 1 मिनट के लिए अपने आप को मनोवैज्ञानिक की कुर्सी पे बिठाइए और देखिए कि सामने कौन बैठा हुआ है, ठीक है। और ऐसे में आप क्या क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपके माइंड में खुद ही आने लगेगा। इस तरीके से आप उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन नेट के एग्जाम में क्या करेंगे, नेट के एग्जाम में भी वैसे ही करना है। अगर जो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, 4 पॉइंट है, समझ में नहीं हर चीज याद रहेगी। जो समझी हुई चीज है उसको देखना समझना है और उसके हिसाब से जो अप्रोप्रिएट लगे उसको टीम में आते हैं डायग्नोसिस कर लेंगे। और डायग्नोसिस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे किस चीज का, इफेक्टिव ट्रीटमेंट का, कि किस विधि से इसको ट्रीट किया जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक केस आता है आपके पास कि एक समझिए कि यूजुअली ऐसा केस आता नहीं है, केसेस तो बहुत सीवियर आते हैं, लेकिन ऐसे केसेस भी आना चाहिए। ये भी आ जाएगा कि इस तरीके की बिहेवियर्स को साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स एड्रेस करने लगेंगे तो हम लोगों को सोसाइटी स्वर्ग बन जाएगा। आपके पास एक केस आया एक महिला का, है ना, जो कि पूरा चुगली करती है, खूब शिकायत करती है। अब इसके कारण दिक्कत क्या होता है कि पूरे फैमिली में जो है ना एकदम लंका लग गया है, एकदम लंका लगने वाला सिचुएशन हो गया। सब एक दूसरे का आपसी रिलेशनशिप खराब हो गया, कोई किसी को कोऑपरेट नहीं करता है, इधर से ये उधर से वो मानी नहीं रही है। तो जो इधर से जाएगी उसको कुछ नहीं करना है, बस किसी भी घर का काम उसी तरह जैसे तैसे करना है। और करने के बाद जो है फुर्सत निकाल के उसका टारगेट बना हुआ है कि आज फन्नवा भाई के पास जाएंगे और उसके बाद जो है उससे लिए पूछेंगे, घुमा के फिरा के खोद खोद के जो है ना एक मिशन प्लान की तरफ से वो बात निकालेगी, दूसरे से वेरीफाई करेगी। उसके बाद लेकर के क्या है कि तीसरे के पास जाएगी और उसके बाद जो है फिर उस तरीके की मैनिपुलेटिव और वो चीजें करेगी। इससे क्या होगा, फैमिली का पीस खराब होगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप खराब होगा। हमने एग्जांपल दिया एक महिला का, लेकिन यहाँ पे मेरा भी इरादा ऐसा नहीं महिला को ये चीज करना, ऐसी चीजें भी पुरुष भी सम्मिलित होते हैं और उनकी भी कोई इज्जत नहीं करता। हमको लगता है कि वैसे महिलाओं की भी कोई इज्जत नहीं, पुरुष तो नहीं करते हैं, महिलाएं भी नहीं करती होंगी। तो ये वाली चीज है। लेकिन वो क्या है प्रॉब्लम है, आप देखिए कि उसका एक सर्टेन बिहेवियर जो रिवाज हुआ होगा, कैसे किसी के पास उसने जाके चुगली किया होगा, दूसरे का कान खड़ा किया होगा, अरे तरीका वो हम देख रहे हैं कि चुगली पेज होता है, ऐसे सेल्फी लोग खींचते हैं ना वैसे करके कि लोग फोटो खिंचाते हैं कई लड़कियां सोशल मीडिया पे, ऐसे एक उसको कान में से कुछ आंख ऐसे ऊपर करके कुछ बोल देते हैं, सरप्राइज का बात बोलते हैं, दूसरा ऐसे आंख ऊपर करके कान के पास हाथ लाके सुन देते हैं और मुंह पे ऐसे हाथ रखे कि वो कितना रोचक बात है। ये फोटो हमने देखा कई जगह ये रिक्रिएट हो रहा है, लोग पोज मार रहे हैं बेसिकली। तो अब समझिए कि ऑफिस में जैसे हम लोग बात करते थे क्योंकि लोग गॉसिप कर रहे हैं, लोग गॉसिप करते हैं, चलो चाय पी रहे हैं गॉसिप कर रहे हैं, दीज थिंग्स आर बैड फॉर मेंटल हेल्थ एंड सोशल इफेक्टिवनेस। और नेशन बिहेवियर के जो स्टूडेंट्स उनको भी पता होगा कि ये चीजें ठीक नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि
पहले पता लगा और देख रहे हैं, और उसके बाद अब सोचेंगे कि अब इस चीज को कैसे दूर किया जाए। अगला जो व्यक्ति है और उसका दूर कैसे होता है, अगर अगले व्यक्ति ने काम नहीं दिया होता उसको, और उसको अरे उसके भाव नहीं दिया होता, उसको एक्सेप्टेड फील नहीं होता, उसको रिजेक्टेड सा फील होता है, उसको नेगेटिव फील होता है कि अगर हम किसी के पास शिकायत किए तो ऐसा जवाब हमको दिया कि आज तक कोई जवाब नहीं दिया है, उसका तो बोलेगा एक कौन बना है 8:31। तो चलिए ये चीज है। जैसे मेरे पास अब मान लो कई रिश्तेदारों के पास गया, वो शिकायत करना शुरू किया, हम सीधे ही बोलते थे कि जीवन में बहुत काम है, 5 मिनट निकाल के 10 मिनट निकाल के हम आए आपके पास, अब शिकायत कीजिएगा, मेरा दुख बढ़ाइएगा, काय के लिए छोड़िए, हटाइए, हमको मत सुनिए, ये सब कुछ और बात करते हैं, क्लियर ऐसे मुंह पे बोल देते हैं, कितने भी करो हमसे, बोले कोई भी रिश्ता हो, कोई लिहाज नहीं। तो मान लीजिए कि ऐसा जवाब अगले को मिल गया, तो अगला तो मेरे पास तो करेगा नहीं कभी, दूसरे के पास करने गया, मान लीजिए दूसरे के पास भी ऐसा मिला, ऐसी चीजें नहीं होंगी। तो लेकिन ऐसा तो माहौल कभी बनेगा नहीं समाज में। समाज क्या करेगा, आपके पास मेंटल पेशेंट बनाएगा और आपके पास लाएगा, और आपको उसको ठीक करना होगा। तो अब आप लोगों में से बताइए कि ये जो केस है कि एक स्त्री आई है वहां पे और उसको चुगली करने की बीमारी है, इसके कारण फैमिली में बहुत भयानक भयानक कांड हो गया है, बेटा चुगली करना, ऐसे करना वैसे करना, उसको कैसे इफेक्टिवली वो आप ट्रीट करेंगे, क्या उसके लिए इंटरवेंशन प्लान करेंगे, लगाइए दिमाग, रियल लाइफ प्रॉब्लम। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, मान लीजिए पेशेंट आपके पास, आपके सामने जो है बैठा, सॉरी पेशेंट, क्लाइंट, क्लाइंट आपके सामने बैठा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ये पता चला है कि ऐसा ऐसा है इसके साथ प्रॉब्लम, जो व्यक्ति लेके आया उसने बताया कि ऐसा ऐसा दिक्कत है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई? उस पेशेंट से बात करेंगे और उससे पूछेंगे अच्छे से कि उसको किस चीज में इंटरेस्ट है, उसको क्या ठीक है। पसंद है, किस हम्म, बारे में बात करना पसंद है। हम्म, ठीक है। और फिर आप यहाँ कैसे आए, कौन बताया है? ओके, तो सबसे पहले तो रैपिड बिल्डिंग करते हैं, जो अभिनेत्री भी बताई कि रैपिड बिल्डिंग करते हैं। चलिए ये हो गया रैपिड बिल्डिंग की बात, की रैपिड बिल्डिंग हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि व्यक्ति जो गलत बिहेवियर कर रहा है, क्या उसको इस बात का भान भी है कि ये गलत है या नहीं है। जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो चोरी करते हैं कई बार पैसे की, तो बचपन में हमको भी आदत था, वो छोटे थे जिस टाइम पे, हमको लगता है 3-4 साल के होंगे, कैसे पता चला हमको, पता चला कि वो पैसा होता है, जो सिक्का होता है, वो दुकानदार को देने से दुकानदार टॉफी देता है, और जब हम गए गार्जियन के साथ देखे कि ये लोग निकाल करके सिक्का दी, उस टाइम पर हमको गिनती आता था, ये समझ में आता था, इतना समझ में आता था कि इस चीज को दुकानदार को अगर देंगे और उससे जो चीज मांगेंगे, जो वाला टॉफी वो वाला टॉफी हमको दे देगा, और हमको कलर पहचान आता था कि ऑरेंज कलर, लाल कलर, ब्लू कलर, तो ऐसा ही होता था। अब घर है तो घर में वैसे ही कोई कहीं से आया, खुदरा पे है, कुछ ऐसा पड़ा हुआ रखा हुआ, कहीं खिड़की पे, कहीं फ्रिज पे, कहीं अलमारी पे, कहीं कुछ, तो हम जिस टाइम पे छोटे थे तो जहां तक मेरा रीच पहुंचता था और नहीं पहुंचता था तो टेबल वेबल पे चढ़ के, तो यहाँ पे हमको खाली दिख गया पैसा है, पैसा का खनक पहचान गए थे, पैसा का खनकने से जो है ना मेरा हृदय का धड़कन बढ़ना चालू होता था कि पैसा खनक रहा है, साथ में किसी को जा रहा है, इसका मतलब आज तुमको टॉफी मिलेगा। जिसके देर में पैसा का खनक सुनाई दिया, बस मेरे मन में वेट लग गया। तो छोटी की नई चीजें याद है तो हम अपनी याद से हम बता रहे, रिलेट कर रहे हैं, हमको लगता है कि शायद और भी बच्चों को ऐसा ही लगता होगा। तो इस तरीके से ना हमको ये बिहेवियर हम सीख गए कि ये पैसा जो है ना ये बड़ा काम का चीज है, इससे मिलता है वो। तो उस समय चुराने का कोई सेंस नहीं था, उस टाइम बस यही था कि यहाँ पे पैसा है, इसको लेते हैं और लेके जाते हैं दुकान में देते हैं और फिर टॉफी मांग लेते हैं, फिर ये क्रम शुरू हो गया। अब घर में तो कोई पैसा उठाएगा नहीं, सबको पता है, लेकिन जब क्रम शुरू हो गया, 2 बार 3 बार ऐसा हुआ, हमको टॉफी खाते देखा गया, फिर हमसे पूछा गया, तो हम बोले कि हाँ वहाँ पे पैसा था, लेकर के गए, हम टॉफी ले ली। तो उसके बाद भी हमको बताया गया समझा करके, माता जी जो है
कोई तुमको डांटा नहीं, माता जी उनको बिठा करके बहुत अच्छे से बोली कि पैसा तुम्हारा था, तो हम बोले कि नहीं वो तुम्हारा था, तो बोले कि हाँ मेरा था। कैसे तुम्हारा हो गया? तो हम ले लिए तो मेरा हो गया। उसके बाद फिर जो है माता जी ने क्या बोले कि नहीं तुम्हारा नहीं था, वहाँ रखा हुआ था, कोई रख करके गया था और तुम मुझसे बिना पूछे ले लिया, तो तुम्हारा कैसे हो गया? तो ऐसे समझाई, फिर हमको समझ में आ गया लोग, तो हम पूछ के लेते हैं, तो बोले कि हाँ पूछ के लेता। तो बोला अच्छा ठीक है। उस दिन भी मेरा बहुत चोरी वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब अगर पैसा है, हमको टॉफी खाने का मन है, तो जब पैसा लेते थे जाते, पैसा मिला, किसका पैसा है, किसका पैसा है? हाँ तो इसका पैसा। फिर बोला कि नहीं पैसा आप ले नहीं सकते हो, पूछ के लेना तो चलो यार, आप ले नहीं सकते हो पैसा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि एक जो बच्चा है उसको ये पता नहीं है कि ये चीज गलत है, तो हमने क्या किया, उसको जागरूक किया, उसको बताया। तो माइंड में इस केस में क्या होगा, एक जो औरत है उसने सामाजिक संस्थाओं, परिवार, समाज, अपने आसपास के लोगों से, अपने मतलब जब वो बड़ी हो रही होगी तो उस समय जो उसको माहौल मिला होगा, अपने जो पेरेंट्स या जो समाज में रहती है उसका हिस्सा होगी, इन बिहेवियर्स को देखा होगा और उसको लगता होगा कि ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ये तो मतलब आम बात है, ये तो दिन प्रतिदिन परिवार चलाने का हिस्सा है। उसको ऐसा नहीं लगता हो कि निंदा करना बुरी बात है। बहुत लोगों को जब आप बोलेंगे कि निंदा करना बुरी बोलना एक्चुअली बहुत खराब है मेंटल हेल्थ चीजों के लिए, तो वो ऐसे नहीं देखेंगे कि अच्छा बड़ा प्रवचन देता है ये तो, आज तक ऐसा लगता है किसी को शिकायत किया ही नहीं होगा। तो इस तरीके से लोग समझ रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि पहचानना है। तो आप देखेंगे उससे बात करके कि उसकी जागरूकता का स्तर क्या है, क्या उसकी जो समस्या है उसको इस बात का भान है कि वाकई ये समस्या है। कई बार आपको पेशेंट ऐसे मिलेंगे जिसको इस बात का ध्यान नहीं होगा। जब ध्यान नहीं होगा तो आप उससे बातचीत करेंगे, आप उससे बातचीत करके आप उसको बताएंगे, उसको जागरूक करेंगे। जैसे हम अभी एक केस दिए, हमको जागरूक किया गया कि ऐसा ऐसा। जब आप उसको जागरूक कर देंगे, बता देंगे कि ये चीज है, तब जाके नहीं होगा। या दूसरा केस ये हो सकता है कि अगला बोले है कि हाँ मुझे तो पता है बहुत खराब बात है, लेकिन मुझसे रहा ही नहीं जाता है, हम क्या करें? हम चाहते हैं जो हम चाहते हैं तब फिर पता लगा जाए क्या दिक्कत है, क्या इसके आसपास कोई सोशल स्टिमुलस है जो आकर के इसको खुदता है और खुदवाता है, इसको मतलब मैनिपुलेटिव कार्यों के लिए प्रेरित करता है, इस तरीके की चीजें परिवार में दिक्कत बढ़ाता है। अगर वैसा होगा तो अगले को एडवाइस किया जाए कि नहीं देखो उसको ऐसे जवाब दिया, आप इसको ऐसे हैंडल करो, है ना। उसको बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेज बताए जाएंगे कि आपने जो व्यवहार किया उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहा है, ये देखो ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, क्या ऐसा प्रॉब्लम हुआ, अगला बोलेगा हाँ ऐसा तो हुआ। फिर तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि जागरूकता बढ़ा करके, इसके लिए टर्म भी है, इसको कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT। कि व्यक्ति का जो बिहेवियर है, फिर सारा एक तो क्लिनिकल का, बाकी सब निकल गया, चलिए कोई बात नहीं। तो क्लिनिकल बिहेवियर थेरेपी जो है CBT, इसमें क्या करते हैं, क्लिनिकल नहीं सॉरी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसमें क्या करते हैं, कॉग्निटिव मतलब हम अगले को क्या करते हैं, माइंडफुल कर देते हैं अपने बिहेवियर के प्रति कि आपके बिहेवियर का क्या कंसिक्वेंसेस है, उसका रिजल्ट यही है, आगे उसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हम लोगों ने देखा कि हम लोग प्लान करेंगे इफेक्टिव ट्रीटमेंट का, ठीक है, कि हमारी एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज समझ में आया कि जो साइकोलॉजिस्ट है, जो असेसर है, उसको दिमाग से बहुत ओपन और बहुत तेज रखना होगा। एक तो पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए एकदम, उसको नॉलेज हो एक एक कोई चीज का, डॉक्टर की तरह कि हाँ क्या क्या सिम्टम है, क्या कुछ है, कितना दृष्टिकोण है, पढ़ने में रुचि होनी चाहिए। फिलोसफिकल बैंक का आदमी है ना, जिसको पता है कि अच्छा इसका क्या दृष्टिकोण था, अगर ये दृष्टिकोण था तो उसका क्या मतलब था, आखिर वो समझना क्या चाह रहा था, क्या चल रहा था उसके दिमाग में, है ना। हर दृष्टिकोण को आपके पकड़ हो तो अच्छा है, अदरवाइज ना हो तो फिर भी आप जॉब तो करेंगे ही, पैसा तो मिलेगा ही, पर जो काम आप कर रहे हैं शायद उसका वो रिजल्ट ना आ पाए जो आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक वो डेप्थ होगा, दूसरी बात आपका दिमाग बहुत शार्पली जो है चीजों को देखना चाहिए, गौर करना चाहिए कि हाँ क्या क्या चीज हो रहा है, कैसे कैसे हो सकता है, इस तरीके से। उसके बाद तीसरा क्या है कि हमने इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान कर दिया और ट्रीटमेंट को डिलीवर करना है, ठीक है, कई बार सेशन सब ले लेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे कि ओवर द टाइम जो प्रोग्रेस होगा उसको हम लोग ट्रैक करेंगे, ठीक है। ये
तीन चीजें हम लोग करेंगे। पर्पस क्यों किया जाता है, इन चीजों को करने के लिए किया जाता है कि डायग्नोसिस हो, फिर प्लानिंग हो कि कौन सा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट को अप्रूव किया जाए और ओवर द टाइम प्रोग्रेस ट्रैक किया जाए। क्यों, यही तो है फीडबैक सिस्टम ना, कि हम कैसा काम कर रहे हैं, जैसा प्रोग्रेस होगा, हम मान लीजिए थेरेपी एडमिनिस्टर कर रहे हैं अगले के ऊपर, तो ये भी तो देखेंगे ना कि उसका असर क्या हो रहा है। अगर असर नहीं हो रहा है या असर विपरीत दिशा में हो रहा है, दैट मीन्स कुछ मिसिंग पॉइंट था, उस मिसिंग पॉइंट को खोजने की कोशिश करेंगे। अगेन इन्वेस्टिगेशन। इसी कारण से सबसे पहले हम रिसर्च मेथड और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की पढ़ाते हैं कि एक एक जगह पे आपको इन्वेस्टिगेशन और वो सारी चीजें मिलेंगी। आगे तो तीसरी चीज है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, क्लिनिकल असेसमेंट क्या है, क्या चीज है क्लिनिकल असेसमेंट, हमने डिफाइन कर दिया। अब ये भी तो बताएंगे क्लिनिकल असेसमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एक क्लिनिकल असेसमेंट किन चीजों से मिलकर बना होता है, इसको कहते हैं चलिए कॉम्पोनेंट्स। और जो लोगों को क्लास मिस हुआ है, अब इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो लोग इसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, आप लोग को आंसर राइटिंग में काम आएगा ये ड्राइंग्स बनाने में। ठीक है, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स को हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, घटक। ठीक है, घटक मतलब किन किन चीजों से ये मिल करके बना है। तो अब देखिए ये दो पॉइंट हम लोगों ने देख लिया कि डिफाइन कर दिया, पर्पस लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कंपोनेंट्स पे, किन किन चीजों से मिलके बना होता है। पहला चीज तो है क्लिनिकल इंटरव्यू। अब इसको इंटरव्यू केवल नहीं कहते, इसको क्लिनिकल इंटरव्यू कहते हैं। क्यों कहते हैं क्लिनिकल इंटरव्यू, क्योंकि इसका पर्पस क्लिनिकल है, सीधी सी बात है। अदर कोई है क्लिनिकल इंटरव्यू यानी एकदम कट टू कट जो रोग से रिलेटेड होगा वैसे बातें की जाएगी, उस उद्देश्य से बात किया जाएगा, फॉर्मेट चाहे जो भी हो। इसका दो फॉर्मेट होता है, एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड और दूसरा होता है स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड को हम लोग कहते हैं अर्ध संरचित। ठीक है, जिसकी संरचना अर्ध मतलब मोटा मोटी उसका खाका बनाया गया है, बाकी बातचीत के आधार पर जब जैसे चीज पता लगाना हो वो चीज कर रहे हैं। और दूसरा जो होता है, ठीक है, संरचित होता है, संरचित इंटरव्यू। कई बार असंरचित भी होता है, आप ये भी ले सकते हैं, क्योंकि मूलतः डिफिनेशन में दो ही लिया जाता है, क्योंकि पहले से भी तो प्लान किया हुआ है ना, इंटरवेंशन और स्टैंडर्ड सब बने हुए कैसे क्या पूछना है। तो आप अर्ध संरचित कर सकते हैं, आप पूर्णतः असंरचित नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग असंरचित नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे संरचित और अर्ध संरचित, यानी सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, एक तो ये चीज हो गया। दूसरा चीज क्या हो गया कि व्यवहारिक अवलोकन, जिसको हम लोग कहते हैं। व्यवहारिक अवलोकन का मतलब क्या है, बिहेवियरल। अगेन बिहेवियरल। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि गुड मैनर्स बैड मैनर्स वाला, हम लोग देखेंगे उसका व्यवहारिक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन कैसा है आदमी की, कुछ कंडीशनिंग ऐसा दिख रहा है क्या सामने से फॉल्टी है, या फिर उससे बातचीत करके कुछ लग रहा है वैसा वो, और वो तो हो ही गया। उसके ऊपर से बाहर बाहर से क्या दिख रहा है, मतलब कॉमन मैन वाले सेंस से भी एक बार हम लोग उसको देखेंगे कि कैसे एक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है, क्या बात करते करते बार बार जो गर्दन ऐसे मटका रहा है, या कुछ एक्शन को रिपीट कर रहा है, या उसका कुछ ऐसे दिख रहा है कि कोई भी बात कर रहे हैं वैसे आप कैसे हैं, कैसे हैं क्या मतलब, ऐसे जवाब दे रहा है, आप क्वेश्चन के बदले में सवाल दे रहा है, कैसे हैं आप, बढ़िया हैं, यहाँ कहाँ है मतलब प्रॉब्लम हुआ है तब ना आए, रोज खाना थोड़े आए हैं। अच्छा, किससे प्रॉब्लम हुआ है जिससे भी हुआ है, आपको क्या मतलब। तो ये सब क्या है, अगर इस तरीके से आदमी बात कर रहा है, फिर उसके बिहेवियर में, उसके वार्तालाप में कुछ पैटर्न दिख रहा है, तो ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है ना कि कोई एक तरफ जो है स्ट्रॉन्ग सा इंडिकेटर दे रहा है कि देखो ऐसा ऐसा है। ठीक है, या व्यक्ति सीधा जवाब नहीं दे पा रहा है, दैट मीन्स क्या है, वो सीधे से समझ नहीं पा रहा है ना। जैसे यहाँ कैसे आए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे आए, यहाँ कैसे आए का मतलब ये नहीं क्या करना है, मतलब कैसे, किस माध्यम से आए। कई बार तो लोग उसको सही से नहीं बता पाते हैं, बस से आए, ट्रेन से आए, ऐसे आए, वैसे आए, है ना। तो ये चीज है। तीसरा तरीका है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, जिसको हम लोग कहते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण। नीचे हिंदी भी लिखे थे सबका। क्लिनिकल इंटरव्यू का हो गया आपका, हिंदी क्या है क्लिनिकल इंटरव्यू का, क्लिनिकल इंटरव्यू लिखते हैं। चलो
नैदानिक साक्षात्कार भी लिख सकते हैं इसको, नैदानिक साक्षात्कार, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, व्यवहारात्मक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के लिए क्या हो गया, अवलोकन। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हम लोग लिखते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण, शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझ जाइएगा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ठीक है, ये हो गया। और क्या हो सकता है, और कई बार चिकित्सकीय परीक्षण, मेडिकल एग्जामिनेशन भी है ना। ऐसा कब होगा, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, एक तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, शरीर में दर्द हो रहा है, कोई शारीरिक कारण नहीं है, लेकिन शरीर में दर्द हो रहा है, भीषण दर्द हो रहा है, बाजू फील नहीं हो रहा है, ऐसी चीजें होती है, वास्तव में होती है, और कुछ व्यक्ति को एक्चुअल में फील नहीं हो रहा होता है, ठीक है, शरीर में, जैसे कि मान लीजिए कि हमको कई बार एंजाइटी या पैनिक अटैक आ रहा हो, हम क्लाइंट हो या पेशेंट हो, और उसके कारण मेरे नाभि में बहुत तेज दर्द होता हो, और ये होता हो कि तेज दर्द तो होता ही हो, फिजियोलॉजिकल ऐसा हो रहा हो कि वोमिटिंग हो जा रही हो, और साथ में पेट खराब हो जा रहा है, और ये दर्द एक एक सप्ताह तक रह रहा है। तो ऐसी चीजें अगर हो रही है तो क्या होगा कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन का भी सहारा लेंगे। क्यों सहारा लेंगे, ताकि उनको पता चले कि एक्चुअली में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि नाभि के पास जो अंदर जो सिस्टम्स है, जो हाथ है या जो भी ऑर्गेन्स है, उनमें कुछ एबनॉर्मलिटी है, कहीं इन्फेक्शन हो गया है या फिर कहीं इंजरी हुई है। तो इसको इंश्योर करने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं ना। तो इससे क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद भी आपको पता चलता है कि वाकई में ये मनोवैज्ञानिक है या फिर केवल शारीरिक है। ठीक है, अब मान लीजिए जो है आदमी मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान है और कह रहा है कि हमको बाएं साइड में जो है ना एकदम पूरा दर्द, तभी किडनी में कुछ हो गया। ठीक है, और आए आप और आप देखें कि मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति परेशान है। ठीक है, और वो किडनी के दर्द की शिकायत कर रहा है। आप थे अनपढ़ मनोवैज्ञानिक, अनपढ़ नहीं कहेंगे, अनपढ़ कहते हैं, और आधा पढ़ा हुआ आदमी सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। या तो आप मत करिए और स्वीकार कीजिए कि हमें जानकारी नहीं है, या तो आप पढ़े हुए हैं तो फिर उतना पढ़ेगा होना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं उसको करने की क्षमता आप में हो कम से कम। मतलब ये तो बेसिक सी ईमानदारी है ना। सरकारी नौकरी तो है नहीं कि क्षमता नहीं है, फिर भी जो है अकबर बीरबल और उसका जो है कहानी इतिहास में पांचों राजा में, मतलब जो राजा का कहानी है उसका क्या क्या महल था, कौन कौन युद्ध जीता था, और ज्योग्राफी में कहाँ पे समतल है, कहाँ पे गड्ढा है, और कौन तूफान का क्या नाम है, ये सब कहानी बक करके आ गए। उसके बाद जो है सरकारी पोस्ट पर बन गए सरकारी बाबू, और उसके बाद जो काम है ना उसकी महत्ता समझ रहे हैं ना उसको ये चीज कर रहे हैं। अगर जीवन में कुछ करना है तो बस ये करना है कि अपने घर पे ध्यान देना है और अपना ये चीज करना है। अगर कोई व्यक्ति इसमें सरकारी नौकरी करता है और उससे रिलेटेड है तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, हम स्टैटिस्टिकल सेंस में बोल रहे हैं, नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर मेजर पोर्शन। तो इस तरीके से हम लोगों का काम ऐसे नहीं हो सकता साइकोलॉजिस्ट का या डॉक्टर का, किसी भी एक डॉक्टर का। हम लोग इस प्रोफेशन में है, हेल्थ केयर के प्रोफेशन में, कि ऐसी चीजें हम लोगों के लिए नहीं है। इवन सरकारी भी डॉक्टर रहेंगे, देख सरकारी नौकरी बहुत लोग करते हैं, इसमें डॉक्टर भी होते हैं, काउंसलर भी होते हैं, लेकिन वहां पर स्कोप ही नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे आपका काम करना चाहिए वैसा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपको ये लगा कि अच्छा ऐसा ऐसा है, इसका मतलब यार हमने क्या बोला, अरे सब कुछ नहीं है, सब दिमाग का है, मनोवैज्ञानिक है, कुछ नहीं होता ऐसे वैसे। और 4 दिन के बाद जो है ना पेशेंट मर गई यूरिनरी ट्रैक में ब्लॉकेज से। क्यों? क्योंकि किडनी में स्टोन था, पेशेंट आपके पास आके रो रहा था, आपने बोला कि मनोवैज्ञानिक है, ऐसे वैसे 4 को दवाई लिख दिया, पेशेंट कन्विंस हो गया कि मनोवैज्ञानिक है, और 4 दिन के बाद मर गया वो। क्यों? क्योंकि किडनी पॉइजन हो गया था उसका स्टोन के कारण। तो ये क्या हुआ कि कितना बुरा असर हमारे काम का हो सकता है, और हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिसके काम का मतलब ऐसा बुरा असर होता है, ऐसे सामने दिखता है ना कि आपको भी शायद अपने आप को माफ नहीं कर पाइएगा उस चीज के लिए। यार मतलब
तो वहां पे क्या होगा कि आपको श्योर होना पड़ेगा कि भाई रिजेक्ट अगर हम कर रहे हैं, जैसा कि हमने बताया था, रिजेक्ट करने के लिए भी कारण की आवश्यकता है। आप अनुमान को रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हैं और अनुमान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज को जांचने के लिए उसको अल्ट्रासाउंड कराने आएंगे, बोलेंगे जाओ जी अल्ट्रासाउंड करा के आओ। अब वो अल्ट्रासाउंड करा के आएगा, हम देखेंगे, फिर उसको दिखाएंगे कि देखो तुम्हारे एक्चुअल में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो तुम जाओ पहले वो चीज कराओ। अब पेन जब होगा आदमी को तो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा ही ना व्यक्ति पे। फिर उसको देखेंगे कि क्या पेन ठीक होने के बाद भी उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट उस पर पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तब दिक्कत है। और इन केस की कोई स्टोर नहीं था, कुछ नहीं था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, तो हम इंश्योर हो जाएंगे कि वो जो है बॉडी डिस्मॉर्फिक का केस है या सोमैटोफॉर्म का केस है या ऐसा कुछ इस तरह के जो है डिसऑर्डर्स उसका केस है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इंपॉर्टेंट समझा हम लोगों ने मेडिकल एग्जामिनेशन का। अब आपके राइटिंग की स्पीड कितनी ज्यादा है इस पर डिपेंड करेगा कि आप एग्जाम में कितना टाइम में कितना आंसर दे पाइएगा। एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स मिलता है अगर आप केस स्टडीज लिखते हैं तो, लेकिन केस स्टडी लिखने का मतलब है केस स्टडीज को अधूरा नहीं छोड़ना, प्रॉपर लिखना। और आपका हाथ कितना तेज भागता है तो लिखिए, नहीं तो सबको व्याख्या करके समझा करके छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये वाली चीज है। अब क्लिनिकल असेसमेंट के दृष्टिकोण, ठीक है, क्लिनिकल असेसमेंट जब हम लोग करेंगे तो इसमें आप एक पैराग्राफ तो सबसे पहले ऊपर लिख ही सकते हैं कि अलग अलग दृष्टिकोणों का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा भी दो दृष्टिकोण होता है, जो हर चीज को देखने का दो दृष्टिकोण होता है, एक सब्जेक्टिव, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब व्यक्तिनिष्ठ है ना, या व्यक्तिगत दृष्टिकोण, और ऑब्जेक्टिव का मतलब है वस्तुनिष्ठ यानी सामान्य दृष्टिकोण। तो एज ए साइकोलॉजिस्ट हमें दोनों रियलिटीज को देखना होता है ना। एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण भी जानेंगे, हमको उसके नजरिए से भी चीजों को देखने आना चाहिए। आपको ऐसा साइकोलॉजिस्ट नहीं बनना है कि अगला सुसाइड का पेशेंट है, कैसा लड़का है जी पागल है क्या, सुसाइड करता है, माँ बाप का सोचता है ऐसे वैसे, क्या सुसाइड करने चला है तुम, नौकरी नहीं हुआ, एडमिशन नहीं हुआ तो सुसाइड करने चला, लड़की छोटी थी सुसाइड करने चला, लड़का है तुम। दिस इज नॉट अ माइंडसेट ऑफ साइकोलॉजिस्ट। ये अगर अगर कोई साइकोलॉजिस्ट ऐसा करता है किसी भी स्केल पर तो ही इज नॉट इफेक्टिव। हर व्यक्ति उसको वैसा ही कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तभी तो आपके पास आया है। आपको क्या करना होगा, आपको तरीके से जाना होगा, आपको उसके दृष्टिकोण में समझना होगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। भगवद गीता में, अब आज मैं टॉपिक नहीं हो रहा, भगवद गीता साइकोलॉजी की एक बहुत अच्छी किताब है, और आप उसको अगर एक साइकोलॉजी किताब के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ह्यूमन बिहेवियर के लिए उसमें कितनी सारी चीजें हैं। ठीक है, उसमें बात किया गया है कि क्रोध के बारे में बात किया गया है। एक जगह पे अर्जुन पूछता है उनसे क्रोध, तो वो बोलते हैं ना, निराशा क्रोध को जन्म देती है, निराशा क्रोध को जन्म देती है। अब देखिए, आप किसी व्यक्ति के साथ हैं, संबंध में, रिश्ते में है, ठीक है, वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, घर का रिश्ता हो सकता है, खून का रिश्ता हो सकता है, पति पत्नी का, मित्रता का, प्रेम का, कोई भी रिश्ता हो सकता है, या टीचर का, स्टूडेंट का, एनी रिलेशनशिप में आप किसी के पास है और आपको अगले